हाय फ्रेंड्स। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भारतीय वायुसेना जो तमाम तरीके की मुश्किलों से जूझ रही है, उसके पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स क्यों नहीं है। हम स्ट्रैटेजिक बॉम्बर क्यों नहीं खरीदते, जबकि रूस ने हमें अपना TU-160 ब्लैक जैक ऑफर किया था। जी हाँ, अक्सर ये बात हमें सुनाई देती है कि अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ईरान के लिए तैनात कर दिए। रूस कभी कभी अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को उड़ाता है और उनसे एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन की तरफ दागता है। चीन ताइवान को धमकाने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ताइवान की तरफ उड़ाता है। तो क्या कारण है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं? तो ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स क्या होते हैं, किन शर्तों पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या इनका कोई भविष्य है या इनके दिन लद चुके हैं? क्या भारतीय वायुसेना में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होने चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने बात की आपके चहेते ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ से। एक फाइटर पायलट रहे हैं, एक आला दर्जे के स्ट्रेटेजिक थिंकर भी हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के बारे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सोचा गया था, लेकिन आस्ते आस्ते टेक्नोलॉजी जब विकसित हुई तो द्वितीय विश्व युद्ध में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उभय पक्ष ने, यानी जर्मनी ने ब्रिटेन पर और ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका ने जर्मनी पर हमले किए। बात उसके बाद थोड़ी सी बदल गई है। आस्ते आस्ते ये देखा गया कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं उनका इस्तेमाल युद्ध में शुरुआती दौर में करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सभी देश युद्ध को एस्केलेशन मैट्रिक्स में आस्ते आस्ते बढ़ाते हैं। तो आकलन ये हो गया कि नॉर्मल जो फाइटर बॉम्बर्स हैं, नॉर्मल जो मिसाइलें हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए शत्रु को चोट पहुंचाई जाएगी। क्या सीधा ही कोई देश ICBM का इस्तेमाल करेगा? नहीं। ये एक ट्रेंड है। हम देख सकते हैं कि नेवी में भी जो हैवी बैटलशिप्स होती थी या क्रूजर्स होती थी, उनका इस्तेमाल क्रमशः कम हो रहा है। अगर हम आर्मी की तरफ देखें, एक जमाना था जब हैवी टैंक्स जिनका वजन 60 टन, 70 टन, 80 टन हुआ करता था, वो इस्तेमाल होते थे। लेकिन अब आस्ते आस्ते दुनिया भर की जो आर्मीज हैं वो थोड़ा मीडियम टैंक्स जिनका वजन महज 40 टन या 50 टन है, इस्तेमाल करती हैं। बात यह हो गई कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल टूल है। इससे आप दुनिया में दुश्मन के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, रेलवे मार्शलिंग यार्ड्स, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट, दुश्मन की बड़ी बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, उन पर हमले कर रहे होते हैं। सभी देश अब यकीन करते हैं कि ड्रोन्स आ गए हैं, जमीन से जमीन पर मार करने वाली बढ़िया मिसाइलें आ गई हैं, तो उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए। अगर हम ट्रेंड देखें तो फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन के अलावा और कोई देश एक क्लासिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को नहीं मेंटेन करता है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट्स को आस्ते आस्ते रिटायर कर दिया है और उनका कोई भी इरादा नहीं है भविष्य में एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट बनाने की। बॉम्बर फ्लीट्स को रखना बहुत ही एक्सपेंसिव हॉबी है। एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर स्क्वाड्रन के लिए जो रिसोर्सेस या रेवेन्यू यानी फंडिंग की दरकार होती है, वो एक साधारण फाइटर बॉम्बर स्क्वाड्रन के मुकाबले करीबन 10 गुना ज़्यादा होती है। दूसरी बात है कि भविष्य के युद्ध में सभी देशों का आकलन है, खास तौर से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी का, कि युद्ध में बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन बड़ी तादाद में हमलों की दरकार पड़ेगी।
तो उसके लिए उन्होंने अपनी जो फाइटर बॉम्बर फ्लीट है उस पर ज्यादा ध्यान दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन एयरफोर्स के लिए ब्रिटेन ने कुछ लिबरेटर बॉम्बर्स भारत में तैनात किए थे। आजादी के बाद रॉयल एयरफोर्स इन लिबरेटर बॉम्बर्स को वापस इंग्लैंड लेकर नहीं गई। इंडियन एयरफोर्स के जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने इन्हीं लिबरेटर फाइटर बॉम्बर्स को रिपेयर करके उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंडियन एयरफोर्स में यूज के लिए काम चलाऊ बना लिया। लेकिन हाँ, ये देखा गया कि इन लिबरेटर फाइटर बॉम्बर्स का इस्तेमाल भारत के प्रतिपक्ष में शायद ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए 1950 फिर 1960 के दशक में ये निर्णय लिया गया कि जैसे जैसे ये लिबरेटर बॉम्बर्स पुराने बन गए, इनके स्पेयर पार्ट्स मिलने बंद हो गए, तो इनको इंडियन एयरफोर्स से आस्ते आस्ते निकाल बाहर किया गया। हाँ, एक जरूरत थी कि पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध हो सकता है। 1962 के बाद लगा कि शायद चीन के साथ सीमित युद्ध हो सकता है, तो इंडियन एयरफोर्स ने कैनबरा बॉम्बर्स जो हैं उनको बड़ी तादाद में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया। कैनबरा बॉम्बर्स जो थे उन्होंने 1965 के जंग में, 1971 के जंग में बेहतरीन शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स थे उन पर बहुत ही एक्यूरेट हमले किए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब कैनबरा फाइटर विमान भी कैनबरा फाइटर बॉम्बर भी बहुत पुराने हो गए, दुनिया की सारी एयरफोर्स ने उनको रिटायर कर दिया, स्पेयर पार्ट मिलने बंद हो गए। तो ऐसी हालत में इंडियन एयरफोर्स को भी मजबूर होकर कैनबरा फाइटर बॉम्बर को रिटायर करना पड़ा। अमेरिका की एयरफोर्स अभी भी B-52, B-1 और B-2 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल करने में यकीन करती है। प्योर मिलिट्री आंकलन के हिसाब से B-2 बॉम्बर जो है बहुत ही बेहतरीन बॉम्बर है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, पेलोड बहुत अच्छा है, 40,000 पाउंड यानी करीबन 20 टन, जिसका मतलब है कि एक 1,000 किलो के 20 बॉम्ब ले जा सकता है, उतने ही न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकता है। स्टेल्थ विमान है तो दुश्मन के रेडार पर थोड़ा कम दिखाई देता है। रेंज भी बेहतरीन है, 6,000 किलोमीटर दूर तक जाकर बॉम्ब गिरा के वापस आ सकता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई भविष्य के किसी युद्ध में अगर दुश्मन रशिया है या चाइना है, तो क्या B-2, B-1 या B-2 बॉम्बर जैसे जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो सरवाइव कर पाएंगे? इसमें अलग अलग दृष्टिकोण हैं। इन सारे बॉम्बर्स में एक से एक बेहतरीन जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स लगाए गए हैं। ये सारे जो बॉम्बर हैं वो एडवर्स एयर डिफेंस एनवायरनमेंट में अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइलों से। लेकिन जो डाई हार्ड फाइटर पायलट्स हैं और डाई हार्ड एयर डिफेंस कमांडर्स हैं, उनका मानना है कि ये जो जहाज होते हैं ये डेंस एयर डिफेंस माहौल में, एनवायरनमेंट में सरफेस टू एयर मिसाइल्स की जो बैराज आती है उसके सामने शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अमेरिका इन बॉम्बर्स का इस्तेमाल ऐसी जगह पे कर ही सकता है जहां पे कि शत्रु या शत्रु के एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, जैसे कि ईरान, कोसोवो के ऊपर भी B-1, B-2 से बॉम्बिंग की गई थी। रूस की एयरफोर्स अभी भी TU-22, TU-142, TU-160 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल करती है।
हाँ, TU-160 ब्लैक जैक इनमें से सबसे ज़्यादा केपेबल लग रहा है। ज़रूरत के मुताबिक ये 45 टन लोड को लेकर दुश्मन के ऊपर प्रहार कर सकता है। रशिया दावा करता है कि इसकी टैक्टिकल रेंज 7,500 किलोमीटर है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेंज मानी जा सकती है। इसी के साथ इसकी स्टेल्थ प्रॉपर्टीज़ को भी आकलन किया जाता है कि ठीक-ठाक है। वैसे अमेरिका की एयरफोर्स दावा करती है कि ब्लैक जैक जो है वो सिर्फ नाम में ही ब्लैक जैक है, लेकिन वो अमेरिकन एयर डिफेंस रडार के पटल पर दिखाई दे जाता है। हाँ, और ये देखा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर TU-160 जो है वो ध्वनि की रफ्तार से डबल स्पीड यानी माक 2 की स्पीड पर भी कुछ मिनटों के लिए उड़ सकता है। यानी जब ये एनिमी एयर स्पेस में है या जब उसको खतरा का अंदेशा होता है, तो जो पायलट है कुछ मिनट्स के लिए माक 2 की स्पीड से उड़ सकता है। चीन की एयरफोर्स H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को उड़ाती है। ये बहुत पुराने रशियन बॉम्बर TU-16 की ही एक प्रतिलिपि है। हाँ, इसमें एक बार में 12,000 किलो बॉम्ब्स ले जा सकते हैं। इसकी टैक्टिकल रेडियस ऑफ एक्शन 3,500 किलोमीटर है, यानी ये 3,500 किलोमीटर तक जाकर बॉम्ब गिराकर वापस आ सकता है। अब चीन ने इसके अंदर और इसके विंग के नीचे भी हवा से ज़मीन पर मार करने वाली या हवा से दुश्मन के शिप की तरफ मार करने वाली क्रूज मिसाइल्स अटैच कर दी हैं। तो इस मॉडिफिकेशन के साथ ये काफ़ी पोटेंट वेपन सिस्टम है। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि चीन की एयरफोर्स इसका इस्तेमाल किस देश के खिलाफ कर सकती है। जाहिर बात है कि अगर चीन H-6 का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करती है, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में या सी ऑफ जापान में, तो शायद ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस की जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो अमेरिकन फाइटर्स के साथ मिलकर जब काम करेंगी, तो H-6 का अनफ्रेंडली एयर स्पेस में सर्वाइवेबिलिटी बहुत ही डाउटफुल है। भारत के खिलाफ करता है तो फिर इंडियन एयरफोर्स रेडी है। हमने अपनी नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पर S-400 को तैयार करके तैनात कर दिया है। हमने अंबाला में रफ़ाएल, हशिममारे में भी रफ़ाएल को तैनात किया हुआ है। सुखोई 30 फाइटर विमान बेहतरीन फाइटर विमान है। 14 से ज़्यादा स्क्वाड्रन हमारे पास हैं और इनको हमने उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में तैनात किया हुआ है। तो हमारी जो मिसाइल्स और फाइटर्स का जो जमावड़ा है, उसके खिलाफ H-6 क्या कुछ कर पाएगा, इसके बारे में भी संदेह है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल युद्ध के शुरुआती दौर में या ओपनिंग फेस में ही किया जाए, या आस्ते आस्ते जैसे युद्ध की विभीषिका बढ़ती है उसको बाद में एस्केलेशन मैट्रिक्स के हिसाब से डिप्लॉय किया जाए। ये हमेशा एयर वॉरफेयर के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनके बीच में एक विवादित प्रस्ताव रहा है। लेकिन धारणा ये है कि किसी भी युद्ध की शुरुआत हमेशा क्रमशः लो इंटेंसिटी से की जाए, ताकि दुश्मन को मौका मिले कि वो अभी भी बातचीत के द्वारा जो चीज़ हम उसके ऊपर थोपना चाहते हैं उसको मान जाए। तो भविष्य के जो युद्ध होंगे उनका ट्रेंड वैसा ही होगा जैसे हम क्लासिक केस देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध में, अभी अमेरिका और ईरान के युद्ध में।
अमेरिका की एयरफोर्स को दुनिया के दूसरे छोर पर जाकर भी बॉम्बिंग करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए अमेरिका ने दुनिया भर में अपने मित्र देशों के जमीन पर ऐसी ऐसी एयरफील्ड्स का जाल बिछाया हुआ है जहां पर अमेरिका की फाइटर बॉम्बर्स डिप्लॉय होकर उस देश की मित्र देश की जमीन से टेक ऑफ करके दुश्मन के यहाँ जाकर बॉम्बिंग करके वापस आ सकती हैं और मित्र देश के रनवे पर फिर से लैंड कर सकती हैं। लेकिन जहां तक चीन की बात है या रशिया की बात है, अभी तक उनकी जो बॉम्बर फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो दुनिया के दूसरे छोर पर बॉम्बिंग करने के लिए इतनी ज़्यादा अग्रसर नहीं है। चीन की एयरफोर्स अपने बॉम्बर्स का इस्तेमाल सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी या सी ऑफ जापान की तरफ कर सकती है। तो वह अभी भी दूसरे देशों में कोई एयरबेस मेंटेन करने के बारे में सोच नहीं रही है। हाँ, रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो हैं वो बॉम्बिंग के लिए आसानी से उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ते उड़ते हुए अमेरिका पर जाकर बॉम्बिंग कर सकती हैं पोलर रूट का इस्तेमाल करते हुए और फिर वापस आ सकती हैं। तो रशिया ने भी दुनिया के दूसरे देशों में कोई एयरबेस अपनी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को या फाइटर बॉम्बर्स को डिप्लॉय करने के लिए सोचा नहीं है। एयर स्ट्रेटजिस्ट का ये आकलन है कि चीन का H-6, रूस का Tu-22, 142 या Tu-160, इनका इस्तेमाल ना यूक्रेन में हुआ और ना ही ताइवान के आसपास होगा। इस तरह से अमेरिका के जो B-52 बॉम्बर्स हैं, B-1, B-2 बॉम्बर्स हैं, उनका इस्तेमाल अमेरिका की एयरफोर्स कभी कभी कर लेती है। क्या इंडियन एयरफोर्स भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं? ऐसा कोई भी विचार फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के टॉप एयर मार्शल्स के दिमाग में नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि भारत सरकार के डायरेक्टिव्स जो कि रिटन नहीं होते हैं लेकिन विचार विमर्श के दौरान सामने आते हैं, उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही निहित हैं, क्लियर हैं। हमारा कोई भी युद्ध चाहे चीन के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, महज 15 दिन, 1 महीना। दूसरी बात, भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स को कभी भी कोई पॉलिटिकल टारगेट, ऐसा वाला पॉलिटिकल टारगेट अटैक करने के लिए नहीं बोलेगी जहां पर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की दरकार पड़े। तीसरी बात, इंडियन एयरफोर्स के पास अगर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आते हैं तो उसके लिए उस तरह की बड़ी मात्रा में बॉम्ब्स भी तो होने चाहिए। तो अगर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आते हैं तो हमारी जो पूरी एयरफोर्स की स्टॉकिंग ऑब्जेक्टिव है, यानी कितने बॉम्ब्स 250 किलो के हमारे पास होने चाहिए, कितने बॉम्ब्स हमारे पास 500 के वाले होने चाहिए, कितने बॉम्ब्स हमारे पास 1000 किलो वाले होने चाहिए, 2-2000 किलो के बॉम्ब्स होने चाहिए, वो पूरा रिव्यू मांगेगा।